अध्याय 8 क्रिया परिभाषा। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन में दिए गए हैं, तो सही उत्तर होगा दिलवाना। इसकी व्याख्या देखें। प्रस्तुत विकल्प में दिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। जिन क्रियाओं से इसी बात का बोध हो कि वह कर्ता स्वयं न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना आदि प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, तो सही उत्तर है धातु। व्याख्या, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही शब्दों के निर्माण के मूल तत्व हैं। जैसे कृत धातु से बने शब्द संज्ञा, कार्य, विशेषण और क्रिया करोति, क्रिया, सक्रिय और करना। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों पदों के संयोग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों पदों के संयोग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। नेक्स्ट, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। व्याख्या देखें इसकी। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जिस क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। क्रिया के प्रकार और भेद। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सही उत्तर है 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। व्याख्या देखें इसकी। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के भेद धातु के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब यहाँ देखेंगे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत वह खेल रहा है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। सकर्मक क्रिया के अंदर वह फुटबॉल खेल रहा है। और दूसरा है नौकर पानी भरता है। नेक्स्ट इसकी देखेंगे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। यहाँ पे हमने देखा कि क्रिया के भेद के अंतर्गत अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया और रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो यहाँ है रूढ़ मूल क्रिया। जैसे रूढ़ क्रिया धातु से बनती है। यौगिक के अंदर प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक और नाम धातु क्रियाएं, ये यौगिक क्रिया के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी सीखती है। अब यहाँ क्रिया का है तो व्याख्या इसकी देखेंगे कि उपयुक्त वाक्य में सीखती है शब्द क्रिया, सीखती है शब्द क्रिया है जिससे काम का करना या होना स्पष्ट हो रहा है। ज्ञातव्य है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। दोस्तों और इसी वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। वहां पर भी इसी तरह की अपडेट मैं देता रहता हूं। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ही निःशुल्क होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। दोस्तों, आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे आगे के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, तो सकर्मक क्रिया। सही उत्तर है राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो सही उत्तर है सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है वाक्य में सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें क्रिया के प्रभाव
कर्म पड़ रहा है। वस्तुतः सकर्मक क्रिया बिना कर्म के संपन्न नहीं हो सकती। तो इसमें है सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक क्रिया जैसे राम खाना खाता है, द्विकर्मक क्रिया जैसे राम ने श्याम को खाना खिलाया। यहाँ पे एक कर्मक क्रिया को भी बताया गया है और द्विकर्मक क्रिया जैसे कि राम ने श्याम को खाना खिलाया। नेक्स्ट, सीमांत पकोड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो सही उत्तर है बी सकर्मक। सीमांत पकोड़े खा रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पे नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे सीमांत पकोड़े खा रहा है वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म पकोड़े पर पड़ रहा है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे है लेना। लेना एक सकर्मक क्रिया है, जबकि आना, जाना, मरना ऑप्शन में दो दिए गए हैं, जैसे कि आना, जाना और मरना ये अकर्मक क्रिया है, जबकि लेना एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती, तो सही उत्तर इसका क्रिया होगी बनाती है। व्याख्या इसकी देख लें। उपयुक्त वाक्य में बनाती है शब्द क्रिया का द्योतक है, क्योंकि शब्द से काम का करना या होना स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है तड़पना। तड़पना सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सही उत्तर है डी, लड़की सिल रही है। नेक्स्ट, वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अन्य विकल्पों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया को छाटिए। डी, लिखना। लिखना सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राधा पत्र लिखती है। तो यहां लिखना क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। तो जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो यहाँ उत्तर होगा डी, सकर्मक। अब बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वाक्य में पढ़ना क्रिया के साथ कर्म और पुस्तक की संभावना है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सी, पढ़ना। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन करता हो परंतु फल दूसरे पे पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया, वह खेल रहा है। जिस प्रकार की क्रिया है उसे भी अकर्मक कहेंगे। जैसे कि वह खेल रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वस्तुतः जिन क्रियाओं का व्यापार फल कर्ता पर हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान हेतु वाक्य, किसे, किसको आदि प्रश्नवाचक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया और उत्तर न मिलने पर अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट, मीरा जोर से हंसी। इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण क्या होगा? तो यह उत्तर होगा अकर्मक। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता करता हो और फल भी कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में पड़ रही है, उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है क्रिया कौन सी होगी? तो यहां उत्तर होगा अकर्मक। व्याख्या देखें कि चिड़िया आकाश में
उड़ रही है वाक्य में उड़ रही है सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया का उड़ना संपन्न कराया जा रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प है। मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है, ठीक, तो दिखाई दे रहा है, मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है वाक्य में क्रिया पदबंध का सही विकल्प है, क्योंकि दिखाई दे रहा है क्रिया का बोध करा रहा है। रोहन संज्ञा शब्द है, मुझे सर्वनाम सूचक विशेषण तथा दूर विशेषण है। नेक्स्ट, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सही उत्तर होगा श्याम हंसता है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वाक्य में श्याम हंसता है, श्याम करता है, हंसने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः हंसने का फल भी उसी पे पड़ता है, इसलिए हंसना जो क्रिया है वह अकर्मक है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर है अकर्मक। राम सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का व्यापार फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वाक्य में सोने की क्रिया का व्यापार फल कर्ता राम पर पड़ रहा है, अतः सोना अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सही उत्तर है ए पानी बरस रहा है। जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। इस वाक्य का कोई कर्म नहीं होता। प्रस्तुत विकल्प में अकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया क्या है? तो सही उत्तर है ए बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है यह अकर्मक क्रिया वाक्य है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। कुछ क्रियाओं के सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार का प्रयोग होता है, जैसे भरता है अकर्मक और मेहरी घड़ा भरती है। मेहरी घड़ा भरती है यह एक सकर्मक क्रिया है और घड़ा भरता है यह एक अकर्मक है। और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है यह अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। नेक्स्ट, उठना क्रिया का अकर्मक रूप है, तो सही होगा डी उठना। उठना क्रिया का अकर्मक रूप उठाना है, जैसे कि दौड़ना, सोना, रोना, लज्जाना इत्यादि अकर्मक क्रिया हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी होगी? तो डी रोना। रोना, सोना, दौड़ाना, रोना, सोना, दौड़ाना इत्यादि अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। नेक्स्ट है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ के बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है साधित सकर्मक धातु। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं साधित सकर्मक धातुएं कहलाती है। उठाना, उठवाना, इन तीनों में उठाना मूल धातु या मूल अकर्मक क्रिया है। इसमें प्रत्यय का विधान करके क्रमशः उठाना या उठवाना साधित सकर्मक क्रिया बनी है। नेक्स्ट, उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण? डी पूर्वकालिक। उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण वस्तुतः जब कर्ता एक क्रिया का समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। उपयुक्त वाक्य में नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
अब यहां देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नामबोधक क्रिया का अंतर्गत आपका आता है कि भस्म करना, नित्यता बोधक क्रिया, हवा चल रही है, द्विकर्मक क्रिया, राम ने लड़के को वेद पढ़ाया, दो कर्म हो गए इसके अंदर, संयुक्त क्रिया, राम घर पहुंच गया, और प्रेरणात्मक क्रिया, राम मुझसे पेड़ कटवाता है, ये प्रेरणात्मक क्रिया है। नेक्स्ट, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया कहलाती है। ये पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया। यहाँ आप देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि निराश होना, ये नामबोधक क्रिया के अंतर्गत है। इच्छाबोधक क्रिया, क्रिया करने की इच्छा प्रकट होना। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो सही उत्तर है डी, पूर्वकालिक क्रिया का। व्याख्या देखिए इसकी कि प्रस्तुत वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो सही उत्तर है यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि रोहन चाय पीकर बैठ गया इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया। अब यहाँ पे देखेंगे अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती? तो यह होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जिसमें प्रायः कर या कर के परसर्ग जुड़ा रहता है। जैसे जाकर, उठकर, सोकर, खाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब है नामबोधक। नामबोधक क्रिया के अंदर हत्या नाम में कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर होगा नाम धातु। यहां आप देखेंगे इसकी व्याख्या, संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना, लज्जाना, रंगना, दुखाना, बतियाना इत्यादि। द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद का सही विकल्प है। तो सही उत्तर होगा द्विकर्मक क्रिया। अब इसकी व्याख्या देखें कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में दो कर्म हैं, तो गाय को और चारा, अतः इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हुई। अब यहां नेक्स्ट है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? तो इसका उत्तर होगा कि ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। इसकी व्याख्या देख लें कि कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली, कुछ दो कर्म वाली होती है। विकल्प डी के अंदर ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, सकर्मक क्रिया के दो कर्म कुत्ते और रोटी है, इसलिए खिलाई द्विकर्मक है। संयुक्त क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ बी है कि मैं अपने घर में रहूंगा। देखिए क्वेश्चन था कि संयुक्त क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह कौन सा हुआ? तो यह होगा बी, मैं अपने घर में रहूंगा, यहां पे नहीं हुआ है। व्याख्या इस प्रकार है
जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है, दूसरी क्रिया अर्थ की विशेषता उत्पन्न करती है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, अन्य विकल्पों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो डी नामबोध। वासुदेव नंदन प्रमाद के अनुसार अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नियता बोधक संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद है। संयुक्त क्रिया के ये भेद अर्थ के अनुसार किए गए हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहां आपके है संयुक्त क्रिया का उदाहरण वाक्य क्या है, तो यह उत्तर आपका होगा सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अब यहां इसका व्याख्या कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो में संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ के विशेषता को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, तो डी यहाँ पे होगा प्रेरणार्थक। जैसे कि मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है तब वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि समझाना, तो समझाना शब्द समझाना यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अब नेक्स्ट है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो सही उत्तर होगा गिराना। गिराना गिराना प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे इसकी व्याख्या, गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, बी जगाना। अब यहाँ है जगाना प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत सी सुनाना। अब सुनाना प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया। मूल धातु जो होती है वहां पे आ जोड़ने से पहले प्रेरणार्थक तथा वा जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक, आ जोड़ने से पहला प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक बनता है। अब है संभावना अर्थक क्रिया। किस वाक्य में संभावना अर्थक क्रिया का प्रयोग हुआ, तो यहाँ उत्तर होगा सी, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। जब वाक्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती तो वहां संभावना अर्थक क्रिया होती है। प्रस्तुत विकल्प में संभावना व्यक्त की जा रही है, अतः इस वाक्य में संभावना अर्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब यहां आप देखेंगे नेक्स्ट है योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में अच्छी कौन सी क्रिया है, तो यह उत्तर होगा योजक क्रिया। यहां आप इसकी व्याख्या से समझें कि हिंदी में आधारभूत वाक्य 6 प्रकार के योजी क्रिया युक्त, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, बाध्यबोधक क्रिया, औचित्यबोधक क्रिया। योजी क्रिया के 3 भेद हैं, कर्ता और स्थैतिक। जैसे ईश्वर है, कल सर्दी थी, आज गर्मी है, ये कर्ता और स्थैतिक क्रिया है। अब कर्ता और पूरक और योजक क्रिया इसके 3 उपभेद है। जैसे कर्ता और पूरक संज्ञा योजक क्रिया, जैसे दशरथ राजा थे, मैं अध्यापक हूं। अब बी है इसके अंदर कर्ता और पूरक तथा योजक क्रिया, जैसे विद्यार्थी तेज है, चूड़ी अच्छी थी, कर्ता और पूरक क्रिया के अंतर्गत विशेषण और योजक क्रिया, जैसे राजीव गांव में है, सौरभ घोड़े पर है। अधिकारिक कर्ता और अधिकारिक पूरक तथा अधिकारिक क्रिया, इसके 4 उपभेद हैं। क्वेश्चन को दोस्तों एक बार आप पुनः रिपीट करें तो ये व्याख्या के अनुसार आपको सही आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट है क्रिया के रूपांतर। देखा गया हो क्रिया को किस पक्ष का उदाहरण है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, तो उत्तर होगा
यहाँ पे डी बताया संभाव्य भूत। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक में आधुनिक हिंदी व्याकरण की रचना 23वें संस्करण में पृष्ठ संख्या 130 पे किया गया पक्ष पाठ के अनुसार देखा गया हो वाक्यांश में संभाव्य भूत का उदाहरण माना गया है। नेक्स्ट है पढ़ना क्रिया का भेद क्या है, तो सही उत्तर होगा बी सकर्मक। पढ़ने के लिए किसी पुस्तक पत्रादि कर्म का होना आवश्यक है। कर्म के बिना यह क्रिया संपादित नहीं हो सकती, अतः पढ़ना सकर्मक क्रिया है। पठ धातु में ना प्रत्यय लगाने पे पढ़ना शब्द की उत्पत्ति हुई। तो पढ़ना क्या हुआ यहाँ पे सकर्मक हुई और पठ धातु में ना प्रत्यय लगाने से पढ़ना शब्द की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन के आगे स्टार लगा हुआ है, इसकी व्याख्या लगेंगे। उत्तर के अंदर देखेंगे आप कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सन्निग्ध और संभाव्य। तात्कालिक वर्तमान में यह पता चलता है कि वर्तमान में हो रही, जैसे पढ़ रहा हूँ वह जा रहा है, जो क्रिया भी हो रही है उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता होगा तो डी चिट्ठियां। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इस वाक्य में कर्ता चिट्ठियां हैं। अब यहाँ आप देखें नेक्स्ट क्रिया को चुनिए, तो अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो इसका उत्तर क्या होगा क्रिया खेलता है। व्याख्या है उपयुक्त वाक्य में खेलता क्रिया बोधक है, क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग और वचन पुरुष के अनुसार बदलते हैं। अब यहाँ है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, ये नाम धातु क्रिया। हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया है। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हाथ से हथियाना। यहां आप देखेंगे नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया संभवतः क्या कहलाती है, तो यहां होगा सी सन्निग्ध वर्तमान। कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने या न होने पर संदेह हो जाए तो वह सन्निग्ध वर्तमान कहलाता है। ये दोस्तों इसका अंतिम क्वेश्चन था, आप इसकी बुक का ये देखें आप। हाँ तो दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को हेमंत ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और आप हमारे फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें और शेयर करें वीडियो को। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल को हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। वहाँ पर भी समय समय पे आपको एक वीडियो से संबंधित पीडीएफ से संबंधित अपडेट मिलती रहती है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों ये जो बुक है आप इसको देखेंगे, ये घटना चक्र 2022 एडिशन है। राज्य और केंद्र सिविल परीक्षाओं के लिए सीटेट राज्य मतलब परीक्षा के 264 से सामान्य अधिक प्रश्न पत्र। आप ये देखें कि ये हिंदी सामान्य हिंदी पूर्वालोकन की बुक जो यहाँ पे है 1982 से 2022 तक के प्रश्न पत्र इसमें शामिल है और ये परीक्षा आप देख सकते हैं। बिल्कुल जितनी भी हिंदी से संबंधित जो परीक्षा हुई है उन सभी प्रश्न पत्रों का संकलन इस बुक में किया गया है। आईएएस यूपीएस से लगातार विभिन्न स्टेट की जितनी भी परीक्षा हुई है उनका संकलन है हिंदी से संबंधित। दोस्तों इस बुक के अब तक में मैंने आपको 8 अध्याय करवा चुका हूं, अगला अध्याय कारक आने वाला है। इसके अंदर टोटल दोस्तों 664 पेज हैं और अभी तक इसके 8 अध्याय हम कर चुके हैं। अगर आपने ये आगे वाले वीडियो नहीं देखे तो घटना चक्र के नाम से हिंदी प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है, इसमें आगे की वीडियो जाके बाकी के जितने अध्याय हैं चैप्टर है आप जरूर देखें और अपनी हिंदी की तैयारी को
मजबूत करें और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस बुक को आप अपने आसपास बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी ये बुक उपलब्ध है, वहाँ पर भी दोस्तों आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी के लिए महत्वपूर्ण बुक है। एकदम हिंदी के आप तैयारी के लिए ये बुक आपके लिए रामबाण है। तो इस बुक के माध्यम से मैं आपको सभी प्रकार के ये वीडियो जिस बुक में दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं, उन अध्याय को मैं आपको करवाऊंगा। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। फेसबुक पेज को हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को लाइक शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।